हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल टू लॉजिकल फैक्ट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 18 जो कि बताया है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। तो इससे पढ़ने से पहले हम लोग दो तीन चीज बेसिक जान लेते हैं। इसमें ये पूरे कोड में, सीआरपीसी के पूरे कोड में सिर्फ चार प्रकार के ट्रायल को डिफाइन किया गया है। इसमें सबसे पहला है सेशन ट्रायल, चैप्टर 18। फिर चैप्टर 19 में बताया गया है वारंट ट्रायल, चैप्टर 20 में बताया गया है समन ट्रायल और चैप्टर 21 में बताया गया है समरी ट्रायल। तो ये चारों अलग अलग प्रकार के ट्रायल हैं। तो आज हम लोग देखते हैं सेशन ट्रायल। क्या होता है सेशन ट्रायल? इसका प्राविधान सेक्शन 225 से लेके 236 तक मेनली दिया गया है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। सेशन ट्रायल, सेशन ट्रायल में ये देखिए कॉमन सा बेसिक रूल है कि कोई भी केस डायरेक्टली सेशन कोर्ट के पास नहीं आ सकता है, एक आध केस छोड़ के, जैसे कि डिफॉर्मेशन का हो गया हो। जब बड़े लेवल का डिफॉर्मेशन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, तो वो केस को छोड़ के कोई भी केस डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन नहीं आ सकता है जब तक कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से वो अंडर सेक्शन 209 में कमिट करके कोर्ट ऑफ सेशन नहीं भेजा जाएगा। डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी केस का संज्ञान नहीं लेती है। सबसे पहली बात, ये बात दिमाग में डाल लीजिए, कोई भी केस को कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली संज्ञान नहीं लेती है जब तक कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट से अंडर सेक्शन 209 में वो कमिट होके नहीं आता है। ठीक है, तो ये ऐसा प्राविधान दिया है सेक्शन 193 में, साफ साफ बताया गया है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। No court of session shall take cognizance of an offence as a court of original jurisdictions unless the case has been committed to it by the magistrate under section 209 of CRPC। तो डायरेक्टली, कुल मिला के डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सेक्शन 225 को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें बताया है कि ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्ष विचारण में जब भी कोई भी केस सेशन न्यायालय के समय प्रस्तुत किया जाता है, उसकी शुरुआत पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है। बात खत्म, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करता है, इतना ही इसमें कहा जा रहा है। कोई भी केस जब भी स्टार्ट होता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। दूसरा है, इसमें 226 में बता रहा है ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। अभियोजन के लिए केस कैसे ओपन किया जाता है ये बताया जा रहा है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुरुआत करता है, ये तो कंफर्म हो गया। अब जब एक्यूज को कमिट किया जा रहा है मजिस्ट्रेट कोर्ट से कोर्ट ऑफ सेशन के लिए, तो कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट ऑफ सेशन को बताएगी, जज साहब को बताएगी कि इस पे क्या क्या चार्जेस लगे हैं, क्या क्या धाराएं इस पे लगी है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास ऐसा क्या एविडेंस है, क्या विटनेस है जिससे वो प्रूफ करेगा एक्यूज की गिल्टी को। ठीक है, 226 में बस इतना ही। 227 में डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कब करेगा? जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पहले उसको धारा बता दिया कि ऐसे ऐसे धारा लगा है, और उनके पास जो भी ऐसा एविडेंस था वो उनको कोर्ट ऑफ सेशन के सामने प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज, कोई विटनेस, सब उनके सामने रख दिया। उसके बाद जज साहब को लगता है प्राइमा फेशा कि कोई भी केस ऐसा नहीं बन रहा है एक्यूज के खिलाफ, तो उस केस में एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 227, जो कि डिस्चार्ज के बारे में बता रहा है। जब कोई भी केस नहीं बन रहा है एक्यूज के खिलाफ तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज करेंगे तो उसका रीजन भी लिखेंगे कि हमने क्यों इसको डिस्चार्ज किया है। रीजन तो बताना ही पड़ेगा जज साहब को भी। अब सेक्शन 228 बता रहा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 228 सेक्शन आप याद कर लीजिए, रख लीजिए। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चार्ज फ्रेम कौन करता है? कोई भी मजिस्ट्रेट कोर्ट भी कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है। चार्ज फ्रेम कब होता है? जब जज साहब को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि एक्यूज ने अपराध किया है, तो फिर वो चार्ज फ्रेम करते हैं। मतलब कि जज साहब अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो चार्ज को इंपोज करते हैं एक्यूज के ऊपर। तो चलिए इस सेक्शन को लाइन बाय लाइन बैरेक से पढ़ते हैं तो चीजें वाकई में मजेदार ढंग से समझ में आने वाली। लिखा है
इसके फर्स्ट में बताया है इफ आफ्टर सच कंसिडरेशन एंड हियरिंग एज एफोर्सेड, मतलब कि कंसिडरेशन और एफोर्सेड मतलब कि जैसे हमने डिस्चार्ज किया तो किस वजह से डिस्चार्ज किया, जब प्राइमा फेसा केस नहीं बना तो हमने डिस्चार्ज कर दिया, और उन्होंने जो भी प्रोसिक्यूशन है जो भी सबूत पेश किए होंगे उससे ये प्रूफ हुआ कि कोई भी केस नहीं बन रहा है, तो उसको जज साहब ने डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एविडेंस पेश किए थे उससे अगर जज साहब को ये लगता है कि नहीं भाई कि कोई ना कोई तो बात है, कुछ ना कुछ केस से ऐसे समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ अपराध घटित हुआ है, तो जज इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द एक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस। जज साहब को सारे एविडेंस के देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अपराध तो हुआ है, तो उस केस में चार्ज फ्रेम करेंगे। डिस्चार्ज कब करेंगे? जब कोई भी मामला नहीं बन रहा हो। चार्ज फ्रेम कब करेंगे? जबकि कोई ना कोई मामला बन रहा हो, सर्कमस्टांसेस को देख के, एविडेंसेस को देख के ऐसा लग रहा हो कि कोई मामला बन रहा है, तो उसको चार्ज फ्रेम कर देंगे। इसमें ए और बी दिया हुआ है 228 के सबसेक्शन फर्स्ट के क्लॉज ए और बी में क्या क्या बताया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। ए में बता रहा है is not exclusively trial by court of session, he may frame a charge against the accused। देखिए, सपोज करिए कि सबके अलग अलग जुरिस्डिक्शन दिए गए हैं, कोर्ट ऑफ सेशन के पास अलग पावर है, मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास अलग पावर है। किस चीज का पावर? सेंटेंस को इम्पोज करने के लिए, फाइन को इम्पोज करने के लिए, ठीक है। तो अगर इसके ए में है कि कोई भी ऐसा केस जो बन रहा है वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल नहीं है, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा ही ट्रायबल है। मतलब कि हो सकता है कि आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द मैटर, कोर्ट ऑफ सेशन को ये लगता है कि ये जो मैटर है ये जुरिस्डिक्शन किसके आता है, ये सीजीएम कोर्ट या उनसे उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट में ये मैटर लाई करता है। तो उस केस में क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे सीजीएम कोर्ट या उनके सबऑर्डिनेट जितने भी कोर्ट हैं, सीजीएम फर्स्ट क्लास, सीजीएम सेकंड क्लास, उस केस में उस केस को उनके पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इस केस में मैंडेटरी नहीं है, वो अगर कोर्ट ऑफ सेशन चाहे तो चार्ज फ्रेम कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। वो फिर डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे, बिना चार्ज फ्रेम किए ही उसको ट्रांसफर कर देंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट में। कुल मिला के ए में कह रहा है कि अगर कोई भी केस कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल नहीं है तो वो चार्ज फ्रेम कर सकते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे मे शब्द का यूज हो रहा है, वो कर सकते हैं। हो सकता है वो कर दें चार्ज फ्रेम और उसको फिर ट्रांसफर कर दें मजिस्ट्रेट कोर्ट में, हो सकता है वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें बिना चार्ज फ्रेम किए ही, चार्ज फ्रेम ना करें और ट्रांसफर करते हैं। तो दोनों सिचुएशन हो सकता है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल चार्ज को फ्रेम करे ही करे, वो उनपे डिस्क्रिशनरी पे है कि या तो करे या तो वो ना करे। और इसके बी में कह रहा है इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ही सेल्फ फ्रेम, अगर वो जो केस है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही ट्रायबल है तो फिर यहां मैंडेटरी है कि कोर्ट ऑफ सेशन चार्ज को फ्रेम करेंगे, ठीक है। और इसके सबसेक्शन 2 में बताया है वेयर द जज फ्रेम एनी चार्ज अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 द चार्ज शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। तो जो बी में हमने बताया था कि जो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही ट्रायबल है ऐसा मामला, तो उस केस में जो चार्ज फ्रेम किया जाएगा वो एक्यूज्ड को पढ़ के सुनाएंगे जज साहब कि आपके खिलाफ क्या क्या चार्ज फ्रेम किया गया है, और उससे पूछ सकते हैं कि क्या आप अपने जो लगाए हुए चार्ज को, अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो 228 में बस इतना है। और 229 में बताया कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। देखिए लैंग्वेज से क्या समझ में आ रहा है, कन्विक्शन, कन्विक्ट कर दे रहे हैं कब, जब एक्यूज अपनी गिल्ट को प्ली कर ले रहा है, स्वीकार कर ले रहा है, मान ले रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है कि मैंने ऐसा अपराध किया है, तो जज साहब उसको कन्विक्ट कर देंगे, ऐसा बता रहा है 229 सेक्शन। अब 229 को 230 230 में क्या है,
डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस का मतलब ये है कि सपोज करिए एक्यूज ने गिल्ट को स्वीकार नहीं किया, वो फर्दर प्रोसीड करना चाह रहा है, क्लेम करना चाह रहा है ट्रायल को, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन का एविडेंस सबसे पहले लिया जाएगा। प्रोसिक्यूशन मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना सारा एविडेंस को प्रस्तुत करने के लिए एक डेट फिक्स करवाएगा। तो लिखा है इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और claim to be tried or not convicted under 229, the judge shall fix a date for the examination of witness। विटनेस को एग्जामिन करने के लिए जज साहब एक डेट फिक्स कर देंगे। किसके विटनेस को? प्रोसिक्यूशन विटनेस को। मतलब जो एक्यूज के अगेंस्ट जो विटनेस है, जो प्रोसिक्यूशन जो अपना विटनेस ला रही है, उस विटनेस को एग्जामिन करने के लिए जज साहब डेट फिक्स कर देंगे। और लिखा है ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहे तो एक एप्लीकेशन दे के इशू ऑफ प्रोसेस करवा सकता है। इशू ऑफ प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहे तो कोई भी दस्तावेज के लिए, कोई भी वस्तु के लिए या कोई भी विटनेस के लिए अलग से जज साहब को एप्लीकेशन दे के रिक्वेस्ट कर सकता है कि जब भी आप डेट फिक्स करें तो इनकी प्रस्तुति होनी चाहिए, इसके लिए आप हमें इजाजत दे दीजिए। तो ऐसा 230 में डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, सिर्फ इतना है। अब 231 में है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। इसमें जो डेट फिक्स किया गया था 230 में, जब वो दिन आएगा, डेट तारीख आ गई, तो इस केस में जज साहब सारे एविडेंस को अपने समक्ष पेश करवाएंगे, उसको समझेंगे, देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या पक्ष बन रहा है प्रोसिक्यूशन का, केस का क्या पक्ष बन रहा है, उसको वॉच करेंगे। 231 के फर्स्ट में है ऑन द डेट सो फिक्स द जज शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन द सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है। और इसके 2 में द जज में इन हिज डिस्क्रिशन। अब देखिए इसके 2 में बहुत ज्यादा ट्रिकी, अगर बेरक की लैंग्वेज अगर आप देखिए तो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं। इसमें कह रहे थे जज में इन हिज डिस्क्रिशन, जज साहब अगर चाहे तो परमिट द क्रॉस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डेफर्ड। देखिए कुल मिलाकर इसमें ये कहा जा रहा है अगर जज साहब चाहे तो कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मना कर सकते हैं, उनके ऊपर है, या फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बोल भी सकते हैं। कुल मिला के उनके ऊपर डिपेंड है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मना कर दें या क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए हाँ कर दें। सिर्फ इतना ही। अगर बेयर की लैंग्वेज अगर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मैंने बता दिया उसको आप दिमाग में डाल लीजिए कि अगर चाहे तो जैसे विटनेस की एग्जामिनेशन हो रही है तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए फिर मना भी कर सकते हैं, और या तो फिर वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए किसी व्यक्ति को बुला के क्रॉस एग्जामिनेशन करा भी सकते हैं। बस इतना। अब है 232 एक्यूटल। एक्यूट का मतलब है दोष मुक्त। दोष मुक्त करते हैं किस केस में? जो है दोष मुक्त कर दिया जाएगा किसको? देखिए डिस्चार्ज में और दोष मुक्त में, एक्यूटल में बहुत फर्क है। डिस्चार्ज कब होता है? जब व्यक्ति के ऊपर, जब एक्यूज के ऊपर जब चार्ज फ्रेम नहीं होता है, उस केस में डिस्चार्ज होता है। और एक्यूटल में क्या है? चार्ज फ्रेम हो चुका है, उसके बाद डिस्चार्ज नहीं कर सकते, उसके बाद एक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने अपना सारा एविडेंस जज साहब के समक्ष रख दिया। एग्जामिन द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को एग्जामिन करने के बाद, और हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस ऑन द पॉइंट, सारा मैटर को, सारे पॉइंट को सुनने और समझने के बाद जज कंसीडर दैट देयर इज नो एविडेंस दैट द एक्यूज्ड कमिटेड द ऑफेंस। जज साहब को ये लगता है कि कोई भी एक्यूज ने कोई भी अपराध नहीं किया है, तो उसको एक्यूट कर दिया जाएगा। ओके। अब 233 इंटरिंग अपॉन डिफेंस। अब डिफेंस का यहां मतलब क्या हुआ? अब जो है बारी किसकी आई? एक्यूज्ड की बारी आई कि वो अपने डिफेंस में क्या विटनेस, क्या साक्षी, क्या ऐसा दस्तावेज प्रोड्यूस करे। Where the accused is not acquitted under section 232,
मतलब 232 में जो एक्यूटल है, अगर एक्यूज जो है एक्यूटल नहीं होता है, ही शैल बी कॉल्ड अपॉन टू इंटर इन हिज डिफेंस। मतलब को आप जो है, जो एक्यूज है, अपने रक्षा में, अपनी प्रतिरक्षा में कोई भी सबूत ला सकते हैं। और एड्यूस एनी एविडेंस ही मे हैव सपोर्ट देयर ऑफ। मतलब कि आपके फेवर करने के लिए कोई भी ऐसा एविडेंस हो, विटनेस हो, आप अब आके आप प्रस्तुत करिए जज साहब के सामने, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने। 233 के सेकंड में है, इफ द एक्यूज पुट इन एनी रिटन स्टेटमेंट द जज शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। मतलब कोई भी एक्यूज कोई भी रिटन स्टेटमेंट अपना देता है तो जज साहब उसको रिकॉर्ड में फाइल करेंगे। 233 के 3 में है, इफ द एक्यूज अप्लाई फॉर द। देखिए इसमें क्या है, एक्यूज को भी मौका मिलेगा, अगर एक्यूज चाहे तो एप्लीकेशन दे के जज साहब को एक पर्टिकुलर किसी डॉक्यूमेंट के लिए, पर्टिकुलर किसी एविडेंस के लिए, पर्टिकुलर किसी विटनेस के लिए जज साहब से रिक्वेस्ट कर सकता है। तो जज साहब उसको अलाउ करेंगे कि ठीक है, आप जो है ऐसे ऐसे विटनेस को, ऐसे एविडेंस को, ऐसे डॉक्यूमेंट को आप ले आ सकते हैं, एक्यूज को ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जज साहब को अगर लगेगा कि ये झूठी उल्टा सीधा बहका रहा है, देरी करना चाह रहा है, जस्टिस को घुमा फिरा रहा है, टाइम जो है बढ़ाना चाह रहा है, इस वजह से ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जज साहब उस केस में मना कर देंगे कि ऐसा है, अब रहने दो तुम। 233 के साथ जैसे ही 233 का प्रोविजन कंप्लीट किया जाएगा, वैसे ही 315 आ जाएगा भैया फिल्म में। 315 सीन में आ जाएगा। 315 में है, एक्यूज पर्सन टू बी कम्पिटेंट विटनेस। मतलब कि एक्यूज जो है खुद के लिए, एक्यूज पर्सन जो है अपने शपथ पत्र पर अपने फेवर में कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है, उसको एक कम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा। एक्यूज टू बी अ कम्पिटेंट विटनेस, ऐसा 315 कह रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं 234, जिसमें बताया गया आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब बहस। बहस कैसे होती है, पहले प्रोसिक्यूशन अपना कुछ भी बोलते हैं, एविडेंस देते हैं, विटनेस की एग्जामिन करते हैं, फिर जो एक्यूज की तरफ से एक्यूज या तो उनके प्लीडर या तो उसके एडवोकेट उसके तरफ से बोलते हैं। तो इसकी बेरेट लैंग्वेज देखते हैं क्या कहते हैं। When the examination of witness for the defense is complete, मतलब जो डिफेंस का एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद द प्रोसिक्यूटर शैल सम अप दिस केस। अब प्रोसिक्यूटर क्या करेंगे, अपना पूरा एक केस को सम अप करेंगे। एंड एक्यूज और हिज प्लीडर शैल इंटाइटल टू रिप्लाई। फिर एक्यूज और उसके प्लीडर रिप्लाई करने के लिए हकदार होंगे, रिप्लाई उनको करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज रेज्ड बाय द एक्यूज और हिज प्लीडर। अगर जो एक्यूज की तरफ से उनके वकील या एक्यूज किसी पॉइंट ऑफ लॉ पे अगर सवाल करते हैं, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जज की सहमति से उस पॉइंट ऑफ लॉ का आंसर दे सकता है। तो कुल मिलाकर आर्गुमेंट ये होगी, इधर से कुछ बोलेंगे, इधर से कुछ बोलेंगे, फिर बाद में कंक्लूजन निकाला जाएगा। अब उसके बाद कंक्लूजन क्या होगा, फिर जजमेंट देंगे। फाइनल क्या हो गया, जजमेंट। आर्गुमेंट हो गया, दोनों पक्ष के बहस सुन लिया गया, लास्ट में क्या दिया गया, जजमेंट। तो जजमेंट है 235 में बताया, जजमेंट आफ्टर हियरिंग आर्गुमेंट एंड पॉइंट ऑफ लॉ द जज शैल गिव द जजमेंट इन दिस केस। If the accused is convicted, the judge shall, unless he proceed in accordance with the provision of section 360, hear the accused on the question of sentence and pass sentence according by law। तो 235 में बस इतना है। 236 जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में। प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब ये है कि सपोज करिए कोई भी केस चल रहा हो कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष, हो सकता है वो ऐसा अपराधी हो कि उसने पहले भी कोई ऐसा बहुत सारा क्राइम कर रखा हो, बहुत सारा ऑफेंस पहले से उसके चल रहे हो, या उसको कई बार सजा हो चुका हो। इसको बोलते हैं प्रीवियसली कन्विक्शन। क्या एक्यूज पहले भी किसी केस का दोषी हुआ है या नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं प्रीवियस कन्विक्शन। तो प्रीवियस कन्विक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि 236 में कहा जा रहा है कि द जज में आफ्टर ही हैज कन्विक्टेड द सेड एक्यूज अंडर
229 और 235। 229 में और 235 में जज साहब ने एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर लिया। जब तक कि कन्विक्ट नहीं करेगा तब तक प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में नहीं बात किया जाएगा। जब तक कि जज साहब ने उसको कन्विक्ट नहीं कर दिया है तब तक कि प्रीवियस कन्विक्शन की बात नहीं होगी। कुल मिला के बस यही कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि ट्रायल शुरू होते ही बता दिया जाएगा भैया ये तो पहले भी बहुत सारा क्राइम कर चुका है फलान ढिकना। जब तक कि जज साहब उसको 229 और 235 में कन्विक्ट नहीं कर देते तब तक कि प्रीवियस कन्विक्शन की बात नहीं होगी। प्रीवियस कन्विक्शन का कोई भी जिक्र तब तक नहीं होगा जब तक कि वो कन्विक्ट नहीं कर दिया गया है। 229 और 235 के दो सेक्शन को दिमाग में डाले रहिएगा। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कब उसको प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में कब नहीं बात किया जाएगा, जब तक कि वो 229 और 235 का प्रावधान पूरा ना हुआ हो। चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आप समझने की कोशिश करिए तभी समझ में आएगा। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।